कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 में, जब यूएसए के प्रेसिडेंट बुश ने इराक के खिलाफ चल रहे युद्ध के खत्म होने का ऐलान किया था। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद भी यूएस आर्मी के सार्जेंट मैथ्यूज और सार्जेंट आइजक को इराक के एक सुनसान कंस्ट्रक्शन इलाके में भेज दिया गया। उनका मिशन था एक दुश्मन को मार गिराना जो वहां काम कर रहे सभी अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतार रहा था। इसके बाद हम मैथ्यूज और आइजक को पत्थरों के पीछे छिपे हुए देखते हैं। वे अपने दुश्मनों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में वे दोनों पिछले 20 घंटे से स्नाइपर की तलाश में जुटे थे, मगर इतने लंबे इंतजार के बाद मैथ्यूज से रुका नहीं गया। उसने कहा कि यहाँ कोई इराकी फौजी नहीं है। फिर उसने बिखरी हुई लाशों को देखकर अंदाजा लगाया कि इन पर इराकी फौजियों ने हमला किया होगा और फिर वापस लौट गए होंगे। यह सुनकर आइजक ने मैथ्यूज को शांत करने की कोशिश की। आइजक ने बताया कि यहाँ सबकी मौत हेडशॉट से हुई है, सीधी गोली दिमाग में लगी है, यानी कि यह काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का है। मगर मैथ्यूज को यह बात हजम नहीं हुई। उसने कहा कि कोई भी इराकी स्नाइपर इतना बेहतरीन नहीं हो सकता जो 30 सेकंड के अंदर इतने फौजियों को मार गिराए। कुछ और घंटे इंतजार करने के बाद मैथ्यूज ने खुद इलाके का मुआयना करने का फैसला किया। वह अपने अड्डे से बाहर निकला और आइजक को पीछे से कवर देने को कहा। फिर वह कंस्ट्रक्शन साइट की ओर बढ़ा। जल्द ही वह मजदूरों और फौजियों की लाशों तक पहुंच गया। उसने एक फौजी का रेडियो उठाया और आगे बढ़ गया। उधर आइजक को मैथ्यूज पर नजर रखने में काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि उसकी दूरबीन धुंधली हो गई थी। उसने यह बात मैथ्यूज को बताई, मगर मैथ्यूज ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे दूरबीन बदलकर आनी चाहिए थी। इस पर आइजक ने बताया कि यह दूरबीन उसके शहीद दोस्त डीन की है और वह इसे बदलना नहीं चाहता क्योंकि इससे टीम की यादें जुड़ी हैं। जब मैथ्यूज ने सबकी लाशें देखी तो उसे यकीन हो गया कि सच में सभी की मौत हेडशॉट से ही हुई है। अब उसे शक हुआ कि स्नाइपर आसपास ही है, इसलिए उसने तुरंत आइजक को खबर की। आइजक ने उसे जल्द से जल्द वापस आने को कहा, मगर मैथ्यूज फिर भी वहीं खड़ा होकर स्नाइपर की लोकेशन ढूंढने लगा। आइजक ने रेडियो से चिल्लाकर उसे वापस बुलाया, पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक स्नाइपर ने मैथ्यूज को देख लिया और उसके पेट में गोली मार दी। यह देखकर आइजक उसे बचाने के लिए दौड़ा, मगर वह इस तरह दौड़ रहा था कि गोलियों से बच सके। लेकिन इससे पहले कि वह मैथ्यूज तक पहुंचता, स्नाइपर की एक गोली उसकी टांग में भी जा लगी। अब आइजक जैसे तैसे एक दीवार के पीछे जाकर गिर पड़ा। उधर मैथ्यूज ने आइजक को बेस पर कॉल करके बैकअप और रेस्क्यू टीम बुलाने को कहा। इधर आइजक अपनी टांग पर बेल्ट बांधकर खून रोकने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना रेडियो बैग उठाया और बेस से संपर्क करने की कोशिश की, पर रेडियो कोई सिग्नल पकड़ ही नहीं रहा था। तब उसने देखा कि उसके रेडियो पर भी गोली लगी थी, जिससे एंटीना पूरी तरह टूट चुका था। अब वे किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। मैथ्यूज ने आइजक को स्नाइपर की लोकेशन पता लगाने को कहा ताकि वह मैथ्यूज पर निशाना साध सके, मगर आइजक ने चेतावनी दी कि अगर वह जरा भी हिला तो स्नाइपर उस पर दोबारा गोली चला देगा। इसके बावजूद मैथ्यूज ने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, मगर अधिक खून बहने की वजह से वह बेहोश हो गया। तब आइजक को एहसास हुआ कि फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी टांग से गोली निकाली और पट्टी करने लगा, जिसके बाद वह भी बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया तो आइजक ने देखा कि उसके रेडियो ईयरफोन में कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेस से कोई ऑफिसर उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर आइजक बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत बैकअप और दवाइयां भेजने की गुजारिश की। लेकिन जब ऑफिसर ने उसकी सटीक लोकेशन मांगी तो आइजक को थोड़ा शक हुआ। ऑफिसर ने आइजक को खड़े होकर हवा में गोली चलाने को कहा ताकि वे उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। यह सुनकर आइजक सतर्क हो गया क्योंकि यह आदेश सैन्य नियमों के खिलाफ था। इसके बाद आइजक ने ऑफिसर की आवाज पर ध्यान दिया और समझ गया कि यह कोई अमेरिकी ऑफिसर नहीं बल्कि वही छिपा हुआ स्नाइपर था जिसने अमेरिकी बेस के सिग्नल हैक कर लिए थे। स्नाइपर का पर्दाफाश हो चुका था, मगर वह फिर भी आइजक से बात करता रहा। पहले तो आइजक ने बात करने से मना कर दिया, मगर जब स्नाइपर ने मैथ्यूज पर फिर से गोली चलाने की धमकी दी तो आइजक को मजबूरी में बात करनी पड़ी। इसी दौरान आइजक जमीन पर इलाके का नक्शा बनाने लगा ताकि वह स्नाइपर की लोकेशन का अंदाजा लगा सके। कुछ पलों बाद स्नाइपर ने आइजक को बताया कि वह एक आम इराकी आदमी है जो अपने देश को बचाना चाहता है। फिर स्नाइपर ने आइजक से उसके परिवार के बारे में पूछा, मगर आइजक ने कहा कि वह यह सब नहीं बता सकता। इसके बाद आइजक ने कहा कि अमेरिकी फौज यहाँ इराक में उनका विकास करने आई है। इस पर स्नाइपर हंसने लगा और बोला, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारा पैसा लूट रहे हो, हमारा तेल लूट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए। बातचीत के दौरान स्नाइपर ने अचानक आइजक के दोस्त डीन का नाम लिया। यह सुनकर आइजक हैरान रह गया
कि स्नाइपर को इसके बारे में कैसे पता चला। फिर आइजक ने अपनी पानी की बोतल उठाकर पीने की कोशिश की, मगर वह भी छेद हो चुकी थी। स्नाइपर पहले से जानता था कि आइजक को पानी की जरूरत पड़ेगी। उसने जानबूझकर आइजक की बोतल, रेडियो और उसकी टांग पर गोली चलाई थी ताकि वह बचकर भाग न सके। फिर स्नाइपर ने कहा, कल सुबह होने से पहले तुम मर चुके होंगे, क्योंकि उसका खून बहुत तेजी से बह रहा है। इसके बाद आइजक ने परेशान होकर स्नाइपर के हथियार का पता लगाने की कोशिश की और उसे गुस्सा दिलाने के लिए आतंकवादी कहकर बुलाया, पर स्नाइपर ने हंसते हुए कहा, बेगाने मुल्क में बंदूक लेकर तुम गुस्से हो और आतंकवादी मैं हुआ। खैर, फिर कुछ देर दूरबीन से देखने के बाद आइजक ने पता लगा ही लिया कि स्नाइपर कचरे के ढेर के पीछे छिपा हुआ था। उसने अंदाजा लगाया कि यह स्नाइपर जरूर कोई प्रोफेशनल है, पर स्नाइपर ने तो कहा था कि वह सिर्फ एक आम इराकी आदमी है। यह सुनकर आइजक ने कहा, इराकी लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली। तुम जरूर पहले यूएस आर्मी ऑफिसर रहे होगे, जिसके बाद तुमने अपने ही देश को धोखा दिया है। इस पर स्नाइपर ने जवाब दिया, यह सच नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो पहले मुझ पर वार करते हैं। जल्द ही आइजक पानी की कमी की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। बाद में स्नाइपर ने आइजक से कहा, मरने के बाद मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों को मारते हो और हमारी ही चीजें चुराकर अपने देश को अमीर बनाना चाहते हो। अब वह स्नाइपर थोड़ा गुस्सा करने लगा था। खैर, आइजक यही चाहता था कि स्नाइपर गुस्से में आकर कोई तो गलती करे। कुछ समय बाद आइजक ने स्नाइपर को बेवकूफ बनाने के लिए एक लकड़ी पर अपनी जैकेट और हेलमेट डालकर उसे ऊपर कर दिया, मगर स्नाइपर इस जाल में नहीं फंसा और इस चक्कर में आइजक अपना हेलमेट भी खो बैठा। अब आइजक के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर एक मरे हुए फौजी के पास भागा ताकि उसके बैग में से कुछ काम की चीजें मिल जाए। मगर जैसे ही वह वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी दूरबीन टूट चुकी थी और अब वह स्नाइपर पर नजर भी नहीं रख पाएगा। तभी आइजक को अपने रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई दी और तब उसे पता चला कि मैथ्यूज तो असल में जिंदा है। उसने चिल्लाकर मैथ्यूज को बताया कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। तब मैथ्यूज ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ शीशा निकाला और कचरे के ढेर को देखा। उधर आइजक रेडियो पर स्नाइपर का ध्यान भटकाने में लगा था और वहीं मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी राइफल की ओर बढ़ रहा था। तब स्नाइपर ने आइजक को बताया कि पहले वह बगदाद में एक टीचर हुआ करता था, पर फिर एक अमेरिकी हमले में उसके सभी स्टूडेंट मारे गए। इसके बाद उसने उन सब की मौत का बदला लेने का फैसला किया। फिर स्नाइपर ने आइजक से पूछा कि वह टूटी हुई दूरबीन लेकर क्यों घूमता है। जब आइजक ने कोई जवाब नहीं दिया तो स्नाइपर ने फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी दी। आइजक जानता था कि मैथ्यूज जिंदा है, इसलिए उसने फटाफट जवाब दिया ताकि स्नाइपर बिल्कुल भी मैथ्यूज की तरफ न देखे। उसने बताया कि यह दूरबीन डीन की है और उसकी गलती की वजह से ही डीन ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद मैथ्यूज ने अपनी राइफल उठाई और कचरे के ढेर पर गोलियां चला दी, लेकिन जैसे ही वह अपनी बंदूक को रीलोड करने लगा, अचानक स्नाइपर ने उसके कंधे पर गोली चला दी। यह देखकर आइजक ने तुरंत मैथ्यूज को अपनी ओर रेंग कर आने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वह आइजक तक पहुंचता, स्नाइपर ने उसके सिर में गोली दाग दी, जिससे वह मौके पर ही मारा गया। यह देखकर आइजक का गला भर आया और उसने कहा कि वह घर वापस जाना चाहता है। यह सुनकर स्नाइपर ने कहा, अगर तुम सच में घर जाना चाहते हो तो मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। कुछ देर बाद स्नाइपर ने उससे पूछा, युद्ध खत्म होने के बाद भी तुम अब तक वापस क्यों नहीं गए? तब आइजक ने कहा, डीन का असली हत्यारा मैं खुद हूँ। एक स्नाइपर को मारने के चक्कर में मैंने गलत निशाना लगा दिया था, जिससे मेरे हाथों डीन की मौत हो गई और तब से मैं खुद से झूठ कह रहा हूँ कि उस स्नाइपर ने डीन को मारा था। जब आइजक स्नाइपर से बात कर रहा था, अचानक उसे रेडियो ट्रांसमिट से आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बेस से संपर्क करने की कोशिश की, पर रेडियो में ऐसी खराबी आ गई थी कि वह बातें सुन तो सकता था लेकिन जवाब नहीं दे सकता था। तभी अचानक उसने सुना कि स्नाइपर उसका नाम लेकर बेस से मदद मांग रहा है। तब आइजक को एहसास हुआ कि यह स्नाइपर ही बार बार यूएस बेस से संपर्क करके फौजियों को बुलाता है और फिर उन्हें मार देता है। आइजक ने उनकी बातचीत रोकने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रहा। कुछ समय बाद जब आइजक की आंख दोबारा खुली तो उसने देखा कि एक कौवा उसके जख्म नोच रहा था। तब उसने जैसे तैसे मैथ्यूज की राइफल उठाई और कचरे के पीछे छुपे स्नाइपर पर गोलियां चला दी। तभी उसने हेलीकॉप्टर्स को आते देखा तो उसने अपनी लोकेशन बताने के लिए एक दीवार गिरा दी। अब स्नाइपर ने भी आइजक पर निशाना लगाने की कोशिश की, पर दीवार गिरने से मिट्टी उड़ने लगी और वह निशाना नहीं लगा पाया। उधर आइजक ने फिर से कचरे के ढेर पर गोलियां चला दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्नाइपर मरा या नहीं। ये देखने के लिए वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया, पर स्नाइपर ने उस पर गोली नहीं चलाई। यह देखकर आइजक को लगा कि उसने स्नाइपर को मार गिराया। जल्द ही हेलीकॉप्टर्स नीचे आए
और फौजियों ने उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। आइजक ने उन्हें छिपे हुए स्नाइपर के बारे में बताने की कोशिश की, पर वे उसे समझ नहीं पाए। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, अचानक स्नाइपर ने हेलीकॉप्टर के फौजियों पर जबरदस्त हमला कर दिया। इससे पहले कि आइजक उन्हें चौकन्ना कर पाता, गोली पायलट को जा लगी और हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा। इस क्रैश में सभी फौजियों की मौत हो गई। आखिर में स्नाइपर ने फिर से अमेरिकी बेस से संपर्क किया और बैकअप के तौर पर और फौजियों को भेजने की डिमांड की। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। तो आपके हिसाब से क्या यह इराकी सिपाही सही कर रहा था? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।